बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 17 डिस्कस कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो इसके अंदर हम पहले डिफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। याद रहे कि कौन सी डिफॉर्मेशन? मैकेनिकल, यानी कि आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे। किसी और तरीके से भी डिफॉर्मेशन कराई जा सकती है, जैसे हीट प्रोवाइड करके किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे भी डिफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन हम आज के इस टॉपिक में याद रखेंगे कि डिफॉर्मेशन कैसे हो रही है, मैकेनिकल तरीके से। आप खुद उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 में जब आप इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक पढ़ रहे थे, तब आपको टेम्परेरी डिफॉर्मेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो उसी को याद रखते हुए आज हम यहाँ पे डिफॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी की या तो लेंथ में चेंज आ जाता है, या फिर उसकी शेप में चेंज आ जाए, या फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे बॉडी डिफॉर्म्ड हो गया। तो ये डिफॉर्मेशन कहलाती है। अब डिफॉर्मेशन टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रबर का बॉल है, अभी यहाँ पे इसके साइज़ पे गौर करें, अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हमने नहीं की। जैसे हम इस पे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका साइज़ पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब इसमें चेंज आ गया ना, तो बॉडी क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। तो ये डिफॉर्मेशन कहलाती है। अब यहाँ पे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो यही बॉल, रबर का बॉल, अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापसी आ जाएगा। अब यहाँ डिफॉर्मेशन तो हुई है, लेकिन टेम्परेरी डिफॉर्मेशन थी। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापसी चला गया। इस टर्म को क्या नाम देते हैं? अगर आपको क्लास 9th में याद हो तो ये डेफिनेशन आप कर चुके हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी की पोजीशन में चेंज आ जाता है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापसी चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। याद है ना, क्लास 9th में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर 7 में। तो अब यहाँ पे भी आप यही याद रखेंगे, और ये आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी गई है कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, बॉडी की साइज़ में, शेप में या वॉल्यूम में चेंज आया, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापसी चला जाए, तो इसे हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। इसी तरह आपके पास एक बुक की एग्जाम्पल थी, अगर आपको याद हो तो बुक की एग्जाम्पल में भी ऐसे ही था ना, कि अगर आप यहाँ पर देखें ये बुक, अब आप इस पर क्या करते हैं जी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ये शेप आ गई इसकी, तो चेंज आ गया ना। अब जैसे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, बॉडी अपने पहले वाली पोजीशन में वापसी आ गया। तो ये क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। हाँ, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की और उसमें चेंज आया, फिर आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया और बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापसी नहीं आया, तो इसे हम इलास्टिसिटी नहीं बल्कि प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस भी आप यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ डिफॉर्मेशन की 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे क्या है, लीनियर डिफॉर्मेशन। अब लीनियर डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, बॉडी की लेंथ में चेंज आ जाए। अगर बॉडी की लेंथ में चेंज आ गया तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये डिफॉर्मेशन कौन सी है, लीनियर डिफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रबर है और उस रबर की लेंथ क्या है, L। तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास रबर है और इस रबर की लेंथ क्या है जी, L। अब आप इस पे फोर्स अप्लाई करें, तो जैसे आपने फोर्स अप्लाई की तो लेंथ में क्या आ गया, चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ में क्या आ चुका है, चेंज। तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुई है, लेकिन लीनियर डिफॉर्मेशन हुई है। रबर हो ना, रबर, तो उसकी जो भी लेंथ होगी उसके बाद आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा ना। तो अज्यूम करो ये रबर है, नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, चलें फील करें थोड़ा सा कि भाई रबर है, उसको हम खींच रहे हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास एक रबर है, ये जितना था, ये एक रबर, इसकी लेंथ क्या है, L। अब आपने फोर्स अप्लाई की, ये देखें लेंथ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये कौन सी डिफॉर्मेशन है, लीनियर डिफॉर्मेशन है। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, यही रबर अपनी पहले वाली सिचुएशन में वापसी आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। तो वॉल्यूम डिफॉर्मेशन के अंदर आपने याद रखना है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया,
तो ये आपके पास डिफॉर्मेशन वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा आप एग्जांपल कोई और भी ले सकते हैं, ये वाली भी देख सकते हैं, और अंडरग्राउंड द रॉक्स की एग्जांपल आप दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास नंबर 3 पे है जी शेयर डिफॉर्मेशन। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की और उस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ गया तो ये डिफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? शेयर डिफॉर्मेशन कहलाएगी। तो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, सोल ऑफ शूज़ वाइल जॉगिंग। जब आप जॉगिंग कर रहे होते हैं तो शूज़ का जो मुड़ना है फिर वापसी आ जाना, लेकिन वहाँ पे आप देखते हैं कि शूज़ सारा फट थोड़ी जाता है, लेकिन ये है कि उसकी शेप में चेंज आ जाता है जब आप भाग रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी डिफॉर्मेशन है? शेयर डिफॉर्मेशन है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं जी स्ट्रेस की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट कैन प्रोड्यूस अ डिफॉर्मेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं जो स्ट्रेस है ना इसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स और स्ट्रेस सेम चीज़ें हैं। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये सेम नहीं है। देखें स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया यहाँ पे एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसी से तो आप स्ट्रेंथ का, आपको एरिया ना हो तो फोर्स की स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चलेगा। एरिया पर फोर्स लगेगी पर यूनिट एरिया, तो फिर आपको स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि काम में ये ज़्यादा है। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस जो है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को आप स्ट्रेस नहीं कह सकते। वैसे हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बोल देते हैं, निकल जाता है मुंह से, लेकिन यह है कि आपने फोर्स और स्ट्रेस को डिफरेंट समझना है। अब यही फार्मूला आप पहले भी कहीं पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ा था और क्लास 9th में भी पढ़ा था। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आज हम क्या कह रहे हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? फार्मूले दोनों के सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो हमने डिफरेंस 9th में क्या याद रखा था कि प्रेशर इज अ स्केलर, स्ट्रेस इज अ वेक्टर। तो बस इतनी बात करेंगे हम? नहीं डियर स्टूडेंट्स, हम इसको समझेंगे कि प्रेशर कब बोलना है। जब फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा होगा तो उसको प्रेशर बोलना है या स्ट्रेस बोलना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम आपको एक दो निशानियां बताते हैं। फिलहाल आप ये देखें कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी सिग्मा से। तो ये उसका सिंबल है। मैथमेटिकली हम स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ से यूनिट की हम बात करें तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर। और यही यूनिट किसके इक्वल होता है? प्रेशर का यूनिट क्या था? पास्कल। तो इसका मतलब ये यूनिट भी पास्कल के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रेस के यूनिट आ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम गौर करते हैं कि भाई स्ट्रेस और प्रेशर में फ़र्क क्या है। आप सिर्फ एक निशानी याद रखें, वैसे तो हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ निशानी याद रखें कि प्रेशर कब बोलना है और स्ट्रेस कब बोलना है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज अ वेक्टर, प्रेशर इज अ स्केलर। पहला तो ये डिफरेंस याद रख लें। और समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ये भी याद रखते हैं कि भाई सॉलिड के केस में स्ट्रेस बोली जाती है फोर्स पर यूनिट एरिया को, और जहाँ लिक्विड वगैरह की बात हो रही हो तो उस केस में आप फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। ये बात भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये कोई आपके पास कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन नहीं है। आपने ये याद रखना है, जब भी वेक्टर एरिया के पैरेलल फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो वहाँ पे वर्ड स्ट्रेस यूज होगा, और जब सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही होगी वहाँ पे वर्ड यूज आप करेंगे प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? फोर्स का लगना एरिया पे परपेंडिकुलर। और स्ट्रेस में क्या याद रखना है कि फोर्स का वेक्टर एरिया के पैरेलल लगना, तो तब आपके पास वो स्ट्रेस कहलाती है। कभी आप अगर ट्यूटी खोलें, पानी आ रहा हो तो पानी देखते हैं ना शू शू करता हुआ शुर्र नीचे आ रहा होता है। तो जहाँ जो भी जगह होती है सरफेस, तो वहाँ पे जब वो फर्श पे पड़ता है पानी तो हम कहते हैं यार कितने प्रेशर से पड़ रहा है। क्या कभी ये कहा है कि यार कितने स्ट्रेस से पड़ रहा है? नहीं ना। अब देखें फोर्स कैसे लग रही है उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मुंह से भी क्या निकला? प्रेशर। तो फोर्स का सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर लगना प्रेशर, और अगर फोर्स का उस एरिया पे पैरेलल लगे तो फिर अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर अगर पैरेलल फोर्स लगाऊं तो ये मतलब स्ट्रेस। ये तो नहीं कह सकता यार कितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर नहीं है स्ट्रेस बोलना है, पैरेलल आ रहा है। ठीक, तो ये एक दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एरिया यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेस के लिए, इसीलिए फोर्स को आपने स्ट्रेस नहीं कहना, फोर्स पर यूनिट एरिया को आपने स्ट्रेस कहना है। क्लियर होगी?
तो अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं जी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की टाइप्स में सबसे पहले आती है जी लीनियर स्ट्रेस। उसी तरतीब को याद रखें और यहाँ स्ट्रेस में मेंशन करते रहें। तो लीनियर स्ट्रेस का क्या मतलब है? फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेस। अगर आपने ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई की है और उसकी लेंथ में चेंज आया है तो इसका मतलब ये लीनियर स्ट्रेस होगी। तो अब उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी यही होगा आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लीनियर स्ट्रेस फिर टू टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस और नंबर 2 कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए ना, लेंथ में चेंज या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है। तो वही बात आ जाती है कि अगर लेंथ में चेंज आया है इंक्रीजेज तो फिर हम उसे कहेंगे कि भाई ये टेंसाइल स्ट्रेस है। और अगर लेंथ में चेंज आया है लेकिन डिक्रीजिंग चेंज आया है, लेंथ कम हुई है, चेंज तो आ गया ना लेकिन कम हुई है, तो फिर हम कहेंगे कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और अगर लेंथ में चेंज आया है, लेंथ में चेंज जो है वो ज़्यादा आया है, बढ़ गई है, तो फिर आप उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसी लीनियर स्ट्रेस का मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो पहले ही बता चुका हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम रहेगा फार्मूला। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम। अगर आपने फोर्स अप्लाई की है पर एरिया तो फिर आपके पास उस बॉडी में अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो फिर हम कहेंगे जी ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है या वॉल्यूम स्ट्रेस है। तो उसका फार्मूला भी यही रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद लास्ट में है शेयर स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन शेप। तो अगर उसकी शेप में चेंज आ रहा है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई की और उस बॉडी की शेप में चेंज आ गया, तो हम कहेंगे ये कौन सी स्ट्रेस है? शेयर स्ट्रेस है। तो इसका भी मैथमेटिकल फार्मूला यही रहेगा। तो आप यहाँ पे गौर करें, मैथमेटिकल फार्मूला सारों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसीलिए यूनिट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर हो गई? स्ट्रेस का यूनिट आपके सामने है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी स्ट्रेन की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन को भी आप क्लास 9th में पहले पढ़ के आ रहे हैं। स्ट्रेन क्या है? डियर स्टूडेंट, जब आप स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? डिफॉर्म। तो उसी डिफॉर्मेशन को मेजर करना स्ट्रेन कहलाता है। तो यही डेफिनेशन लिखी है कि मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करें बॉडी क्या हो जाए? डिफॉर्म। तो वही डिफॉर्मेशन को मेजर करना क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल स्ट्रेन का फार्मूला याद रखिएगा। अगर आपने स्ट्रेन मेजर करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की तो आप तभी करेंगे ना जब उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उससे पहले ओरिजिनल शेप में तो कुछ और होगा ना। आपने क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की तो उसमें चेंज आ चुका है। तो अब मैं कहूँ कि भाई जिसमें चेंज आया है उसको देखते हुए इसकी स्ट्रेन निकाला, तो आप मुझसे क्या कहेंगे कि भाई पहले ओरिजिनल बताओ। पहले ओरिजिनल का पता होगा तो फिर जो जिसमें चेंज आया है उस चेंज को हम अगर ओरिजिनल पे डिवाइड कर देंगे तो हमें स्ट्रेन मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें डिफॉर्मेशन हम मेजर कर लेंगे ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है चेंज ओवर ओरिजिनल। ओरिजिनल का पता होगा, जो चेंज आया उसको डिवाइड करेंगे तो आपको स्ट्रेन मिल जाएगी, तो आप डिफॉर्मेशन मेजर कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले क्या है? लीनियर स्ट्रेन। जिस तरह यहाँ आपने 3 याद की ना, लीनियर स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, उसी तरह स्ट्रेन के लिए याद रखें। लीनियर स्ट्रेन क्या होगी जी? फ्रैक्शनल चेंज। ये चेंज कौन सा होगा? फ्रैक्शनल चेंज होगा। मैथ की टर्म में इसको फ्रैक्शनल बोलते हैं ना चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी की लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, लेंथ में, तो फिर आपके पास वो कौन सी स्ट्रेन होगी? लीनियर स्ट्रेन होगी। और लीनियर स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते थे स्ट्रेस को, और स्ट्रेन का सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन। ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपकी लीनियर स्ट्रेन कहलाएगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही रबर है या कोई भी आप स्केल समझ लें या कोई भी आप कोई और मटेरियल समझ लें, ऑब्जेक्ट समझ लें। तो इस रबर पे जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की तो इसकी लेंथ में क्या आ गया? चेंज आ गया। पहले इसकी लेंथ थी L, अब आप देख सकते हैं लेंथ में चेंज आ गया ना फोर्स के अप्लाई करने से। तो यहाँ पे फिर हम क्या बात करेंगे कि अगर हमें स्ट्रेन चाहिए तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये देखें, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो हमें लीनियर स्ट्रेन मिल जाएगी, लीनियर स्ट्रेन मिल जाएगी। क्लियर हो गया जी? अब सवाल ये है कि भाई ये चेंज जो आ रहा है
ये तो यहाँ पे इंक्रीजिंग चेंज है, देखिए ना लेंथ बढ़ गई है, पहले के हिसाब से लेंथ बढ़ गई है। तो अगर लेंथ में इंक्रीजिंग चेंज आ रहा हो तो ये स्ट्रेन कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेन। जैसे यहाँ पे याद रखा था, ये यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग चेंज है तो टेंसाइल स्ट्रेन, अगर डिक्रीजिंग चेंज है, सुकड़ भी तो सकती है ना, जब आप फोर्स ऐसे लगाएं तो कंप्रेस हो जाएगी, सुकड़ जाएगी लेंथ, तो उसको हम बोलेंगे फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो इंक्रीजिंग चेंज टेंसाइल स्ट्रेन, डिक्रीजिंग चेंज होगा तो फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपने तैयार रखनी है, लाजमी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। अगर फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम में आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब की एग्जांपल दी गई है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज, पहले जो भी ओरिजिनल होगा, तो वॉल्यूम में जब चेंज आ रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये क्या कहलाती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाती है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन में क्या है, स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, यानी कि शेप में चेंज आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये ब्लैक वाला पहले क्यूब था, अब हमने यहाँ पे पैरेलल फोर्सेस अप्लाई की हैं, ये ऐसे ऐसे। अब थोड़ा सा क्या हो गया, देखिए जैसे ही फोर्सेस अप्लाई करेंगे ये टिल्ट करेगा, तो ये क्यूब क्या हो गया, टिल्ट हो गया, तो शेप में क्या आ गया, चेंज आ गया। पहले देखें ए, अब शेप में ए जो था वो क्या बन गया, डेल्टा ए। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर शेप में चेंज आ रहा है तो ये हमारे पास कौन सी स्ट्रेन होगी, शेयर स्ट्रेन होगी। तो मैथमेटिकल फार्मूला क्या बनेगा, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन शेप, ए साइड है ना, साइड तो आपने चेंज कर दी, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, तो डेल्टा ए ओवर ए, ये आपके पास शेयर स्ट्रेन का मैथमेटिकल फार्मूला होगा, जिसको आप गैमा भी कह सकते हैं। गैमा उसका मैथमेटिकल सिंबल है, और यही डेल्टा ए ओवर ए टेन थीटा के इक्वल है। कैसे, इस ट्राइंगल पे अगर आप गौर करें, ये वाले, तो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो डेल्टा ए ओवर ए क्या बन गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है ना, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये tan थीटा के इक्वल है। अब tan थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए शेयर स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इसका भी मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसल, यहाँ पे भी चेंज इन लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर, मीटर मीटर से कैंसल। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द रेशो बिटवीन टू सेम क्वान्टिटीज़। तो ये रेशो है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन।